कोशिश एक अच्छी कोशिश समझो क्या हो सकता है। प्लीज़ एक बार समझिएगा आराम से। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, छोड़ो, एक क्वेश्चन को छोड़ो, मेरी बात बताओ। मान लो एक दूध की डेयरी है, मिल्क डेयरी है, एक दूध की डेयरी है, और वहाँ पे बोतल में दूध मिलता है। और मान लो एक बोतल में अगर वो 1 लीटर दूध डालते हैं, और ऐसे ही मान लो उनके पास 50 कंटेनर्स हैं, ठीक है? एक बोतल में वो 1 लीटर दूध डालते हैं और ऐसे उनके पास 50 बोतल है, तो कुल मिला के 50 लीटर दूध हो गया। और अगर मान लो 1 बोतल में 2 लीटर दूध डालते हैं, और ऐसे उनके पास 25 कंटेनर है, तो फिर 50 लीटर दूध हो गया। ऐसे मान लो अगर वो एक कंटेनर में, ऐसे मान लो अगर वो एक कंटेनर में 2.5 लीटर 2.5 लीटर दूध डालते हैं, और ऐसे उनके पास 20 कंटेनर है, तो 50 लीटर दूध हो गया। तो बेसिकली मिल्क इन वन कंटेनर मिल्क इन वन कंटेनर मिल्क इन वन कंटेनर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मिल्क इन वन कंटेनर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कंटेनर से, कंटेनर्स को आप बोतल समझ सकते हो, ठीक है? नंबर ऑफ कंटेनर से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको टोटल कैपेसिटी ऑफ मिल्क पता लग जाएगा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पता लग जाएगा कितनी है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो हमें दिमाग में सोच लेनी चाहिए थी कि यार एक कंटेनर में दूध कितना है, हमें पता लग जाए कि भाई एक कंटेनर में, एक बोतल में दूध कितने लीटर डालते हैं, पता लग गया हमें। और ऐसे टोटल कितने कंटेनर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा टोटल क्वांटिटी कितनी है। टोटल क्वांटिटी कितनी है मिल्क की। तो पहली लाइन में हमें बता दिया गया कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट है क्या? मिल्क इन वन कंटेनर को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ कंटेनर से, तो प्रोडक्ट मिलेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। और पहली लाइन में ही बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि डेयरी स्टोर में फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलेगी। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो नहीं बदलेगी। तो अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं बदलेगी, जो पहले थी वही बाद में रहेगी, तो अगर आप एक कंटेनर में जो मिल्क है उसको बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कंटेनर्स घट जाएंगे। भाई यार एक देखो, आप इमेजिन करोगे नहीं, मैथ्स को ढंग से इमेजिन करोगे तो बात कैसे बनेगी, समझ नहीं आएगा। अब आपके पास मान लो बोतल्स पड़ी हैं, 10 बोतल पड़ी हैं आपके सामने, 10 बोतल में मान लो 1 लीटर दूध है। अगर आप मान लो वो बोतल में जगह है, अभी आपने सब में आधा आधा हाफ लीटर और बढ़ा दिया, पर टोटल दूध उतना ही था, तो नंबर ऑफ बोतल घट जाएंगी ना। अब कम बोतल्स यूज होंगी, है ना, अब कम बोतल्स यूज होंगी। तो अगर आप एक कंटेनर में जो मिल्क है उसको बढ़ा दोगे तो आपके नंबर ऑफ कंटेनर्स कम यूटिलाइज होंगे, कम यूज होंगे, ठीक है। तो वही वो कहना चाह रहा है कि एक कंटेनर में जो कैपेसिटी है उसे 16.66% से बढ़ा दिया गया है। मतलब ये जो है 16.66% मतलब 1/6 से बढ़ा दिया गया है। तो अगर मिल्क इन वन कंटेनर को मैं 6/7 से बढ़ा दूंगा, 1/6 से बढ़ा दूंगा, 6 से 7 कर दूंगा, तो नंबर ऑफ कंटेनर 7 से 6 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिल रहा है, उनका प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिलेगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं बदल रही है। डेयरी स्टोर जो करती है क्वांटिटी वो फिक्स करती है, फिक्स क्वांटिटी स्टोर करती है, वो किसी भी केस में क्वांटिटी नहीं बदलती है, एक फिक्स क्वांटिटी स्टोर करती है। डेयरी स्टोर करती है फिक्स क्वांटिटी, तो टोटल मिल्क की जो क्वांटिटी है वो नहीं बदलेगी। तो अगर आप मिल्क इन वन कंटेनर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कंटेनर घट जाएंगे, प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहेगा। जो पहले नंबर ऑफ एक कंटेनर में जो मिल्क था और नंबर ऑफ कंटेनर से आप मल्टीप्लाई करते थे जो वैल्यू आती थी, अब आपने एक कंटेनर में मिल्क बढ़ा दिया तो अब नंबर ऑफ कंटेनर घट जाएंगे, और अब जो मल्टीप्लाई करके जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो दोनों क्वांटिटी सेम आने वाली है। तो इसकी जो रेशो होगी उसका रेसिप्रोकल होगी इसकी रेशो, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। अब उसमें हमें दिखाया जा रहा है 16.66%, 16.66% यानी कि 1/6। तो हमें बताया जा रहा है कि एक कंटेनर में जो दूध है उसे 1/6 से बढ़ा दिया गया, 6 से 7 कर दिया गया, और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो अगर एक कंटेनर की कैपेसिटी 6 से 7 हो रही है तो नंबर ऑफ कंटेनर 7 से 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कंटेनर 7 से 6 हो जाएंगे, मतलब एक घट जाएंगे, एक का डिक्रीज आ जाएगा। एक का डिक्रीज आ जाएगा कितने पर? 7 पर। एक का डिक्रीज आ जाएगा कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना? 14.28% का डिक्रीज आ जाएगा। 14.28% का डिक्रीज आ जाएगा, या 14.29% का डिक्रीज आ जाने वाला है। क्या ये पिछले सवाल जैसा ही था? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही काम का। क्लियर है बेटा जी? सबको क्लियर है? अब तो क्लियर है, पीछे वाले का सवाल भी मैंने रिपीट कर दिया। एक लॉजिक, उसका मतलब, उस सवाल की थीम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसकी थीम को नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत आएगी। रिवाइज करिए, अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। रिवाइज करेंगे, बैठेगा दिमाग में। A wholesaler packs a fixed number of pens into packets। अब आपके सामने बहुत सारे पैकेट पड़े हैं जिसमें पेन पैक करने हैं, और अपने पास जो टोटल पेन है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है टोटल पेन बदलते रहेंगे, टोटल पेन फिक्स रहेंगे, और सामने पैकेट्स हैं जिनमें पैक करने हैं। कहते हैं पहले वो क्या कर रहा था, 144 पैकेट लग रहे थे पहले उसके टोटल। फिर उसने क्या किया, आफ्टर चेंजिंग द पैकिंग साइज, मतलब कि एक पैकेट में कितने पेन डालने हैं वो बदल दिए उसने। पहले जितने पेन डाल रहा था और अब जो पेन डाल रहा है वो अलग अलग है एक पैकेट के अंदर। तो पैकिंग साइज चेंज करने के बाद उसके अब 120 पैकेट ही लग रहे हैं, नंबर ऑफ पेन्स उतने ही है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स उतने ही है। ये दो जगह पता लग गया हमें, एक तो यहाँ पता लग रहा है हमें कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स सेम है, एक यहाँ पता लग रहा है हमें कि द होलसेलर पैक्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पेन्स इनटू पैकेट्स। तो पहले 144 पैकेट लग रहे थे, अब 120 पैकेट लग रहे हैं। तो बताओ पैकिंग साइज कितने प्रतिशत से बढ़ा है? पिछले सवाल जैसा, दूध वाला सवाल था जो बिल्कुल उसके जैसा। कंटेनर बता दिए, 144 कंटेनर भर रहे थे पहले और अब 120 कंटेनर भर रहे हैं। तो बताओ एक कंटेनर का जो मिल्क था उसको कितने से बढ़ा दिया गया है? सेम सेम वैसा वैसा। तो एक पैकेट में कितने पेन हैं, अगर मैं उसको गुना कर दूं नंबर ऑफ पैकेट से, तो मुझे पता लग जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं कितने, ठीक है। एक पैकेट में कितने पेन है, अगर मैं उसको गुना कर दूं नंबर ऑफ पैकेट से, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। और उसने बोला है कि होलसेलर हमेशा फिक्स नंबर ऑफ पेन डालता है पैकेट्स में, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ पेन्स इनटू पैकेट्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहले लग रहे थे हमारे 144 पैकेट्स, पहले लग रहे थे हमारे 144 पैकेट्स, अब हमारे लग रहे हैं 120 पैकेट्स। पहले लग रहे थे हमारे 144 पैकेट्स, अब हमारे लग रहे हैं 120 पैकेट्स, ठीक है जी। भाई एक पैकेट में जो नंबर ऑफ पेन्स थे, एक पैकेट में जो नंबर ऑफ पेन्स थे वो हमारे
x थे तो अब भी x है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स अगर हमारे पहले x थे तो अब भी x है, बिकॉज़ दे आर पैकिंग द सेम नंबर ऑफ पेन्स, दे आर पैकिंग द सेम नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स दोनों में बराबर है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स दोनों में बराबर है। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं ना, क्या जो भी सीखी थी हमने कि यार इधर नंबर ऑफ पैकेट्स 144 से 120 हो रहे हैं, इधर जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो 144 से 120 हो रहे हैं। तो अगर आप 12 से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 से काटोगे 10 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे 6 5 बार कटेगा। मतलब यहाँ पे जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 6 और 5 की। यहाँ पे जो रेशियो आ रही है 6 और 5 की आ रही है, मतलब नंबर ऑफ पैकेट 6 से 5 हो रहे हैं। तो पक्की बात है एक पैकेट में जो पेन था वो 5 से 6 हो रहा होगा। अगर नंबर ऑफ पैकेट 6 से 5 हो रहे हैं तो एक पैकेट में जो पेन होंगे वो 5 से 6 हो रहे होंगे। मतलब 1 बढ़ रहा होगा, 1 बढ़ रहा होगा 5 पे, 1 बढ़ रहा होगा 5 पे, 1 बढ़ रहा होगा 5 पे, मतलब 20% से ही बढ़ रहे होंगे। एक की बढ़ोतरी हो रही होगी 5 पे, एक का इंक्रीज हो रहा होगा 5 पे, मतलब 20% बढ़ रही होगी वैल्यू, 20% से इंक्रीज हो रही होगी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी आपके सामने है। समझ गए? ये तो बात सिंपल सी है। अगर नंबर ऑफ पैकेट्स घट गए, नंबर ऑफ पैकेट्स डिक्रीज हो गए, तो एक पेन में जो पैकेट हो, एक पैकेट में जो पेन होंगे वो इंक्रीज हुए होंगे। भाई एक पैकेट में जो पेन है अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो आपके पैकेट कम लगेंगे अब। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे होंगे, और प्रोडक्ट जो था वो सेम रहेगा, जो पहले था वो अब है। जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स पैक हो रहे हैं वो सेम टू सेम है, जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं जो पैक हो रहे हैं वो सेम टू सेम है, एकदम एकदम सेम है। जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स पहले थे पेन अभी वही है। तो ये केस है प्रोडक्ट कांस्टेंसी का, ये केस है प्रोडक्ट कांस्टेंट का, और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट का केस है क्योंकि जो इन दोनों का प्रोडक्ट पहले था वही इन दोनों का प्रोडक्ट अब है। प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जो इन दोनों की रेशियो होगी उससे उल्टी रेशियो इन दोनों की होगी। अगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 144 से 120 हो रही है वैल्यू, मतलब 6 से 5 हो रही है वैल्यू, तो वहां पर 5 से 6 हो रही होगी, वहां 5 से 6 हो रही है तो यहाँ 6 से 5 हो रही होगी। ये बात से हमें पता लग गया कि यहाँ 5 से 6 हो रही है मतलब 1 का इंक्रीज है, 1 का इंक्रीज है किस पे 5 पे, 1 का इंक्रीज 5 पे मतलब 20% का इंक्रीज है। A company has a fixed salary fund, एक कंपनी के पास कुल पूंजी जो उसने सैलरी में देनी है, तो ये कंपनी ने 10 लाख रुपए सैलरी में बांटने हैं, तो उनके पास 10 लाख रुपए फिक्स हैं जो वो 120 एम्प्लॉयज को पे करते थे। 10 लाख रुपए की एग्जांपल था, ठीक है, तो सैलरी फंड फिक्स है इस कंपनी का। अब कहते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है अगर मैं 25% बढ़ा दूं तो अब हाउ मेनी एम्प्लॉयज कैन बी पेड फ्रॉम द सेम फंड, कितने एम्प्लॉयज सेम फंड से पे किए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले 120 को फंड कर रहे थे हम, अब कितने पे किए जाएंगे। अब सैलरी अगर एक एम्प्लॉय की बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घट जाएंगे भैया, कम, क्योंकि सैलरी फंड फिक्स है आपका, टोटल सैलरी सेम है। ठीक है, तो बताओ आप कोशिश करो, इसमें हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी सेम होगी, हमें मानना पड़ेगा, ऐसे मान के चलना पड़ेगा। ये ना जो मैं लिख रहा हूं ना आपको इमेजिन करना होता है कि हाँ ये वैसा ही केस है। एक एम्प्लॉय की सैलरी को, जो भी एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है उसको अगर आप गुना कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से तो आपको पता लग जाएगा कुल सैलरी कितनी दी जाती है, टोटल उस कंपनी के पास कितनी धनराशि है सैलरी देने के लिए। तो टोटल वो कंपनी जितनी टोटल सैलरी देती है उसको निकालने के लिए एक एम्प्लॉय की सैलरी को गुना कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, तो हमें पता लग जाएगा वो टोटल कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टोटल कितनी सैलरी बांटते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि टोटल सैलरी फंड इज फिक्स, a company has a fixed total salary fund, मतलब कि जो टोटल सैलरी फंड है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप पर्सन की सैलरी बढ़ाओ चाहे घटाओ, हमारे पास 10 लाख रुपए देने को है तो हम 10 लाख रुपए देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकती कोई कंपनी, उनका फिक्स सैलरी फंड है। तो अगर आप एक पर्सन को जो सैलरी दी जाती है पर एम्प्लॉय की सैलरी को 25% से बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, अगर आप एक पर्सन को जो सैलरी दी जाती है उसको आप बढ़ा दोगे तो, और आप चाह रहे हो टोटल सैलरी फंड आपका फिक्स रहे, आप चाह रहे हो आपका टोटल सैलरी फंड फिक्स रहे, टोटल सैलरी आपकी फिक्स रहे जो आप बांटते हो, अगर आप एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दोगे तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो आप केटर कर पाते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनको आप सैलरी दे पाते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घटेंगे, डिक्रीज होंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे सैलरी पर एम्प्लॉय है उसको 25% से बढ़ा दिया गया, सैलरी पर एम्प्लॉय जो है उसको 25% से बढ़ा दिया गया, 25% माने 1/4 से बढ़ा दिया गया, 25% से बढ़ा दिया गया सैलरी पर एम्प्लॉय को, 25% माने 1/4 से बढ़ा दिया गया, मतलब सैलरी 4 थी तो 4 का 25% हो गया, एक बढ़ाकर 5 कर दी गई, सैलरी 4 से 5 कर दी गई है, सैलरी 4 से 5 कर दी गई है, और आप चाहते हो कि आपकी टोटल सैलरी सेम रहे, आपका टोटल प्रोडक्ट सेम रहे, दिस इज द क्लियर केस ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंसी। तो अगर आप चाह रहे हो कि सैलरी 4 से 5 हो रही है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 से 4 हो जाने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 से 4 हो जाने चाहिए। पहले यहाँ पे आप सीधे सीधा कह सकते हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1 घट गए 5 पे मतलब 20% घट गए, बट वो एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है और उसने एग्जैक्ट आपको बताया भी है कि शुरू में एम्प्लॉयज कितने थे, 120 थे, शुरू में एम्प्लॉयज कितने थे, 120 थे। तो पहले अगर आप 120 एम्प्लॉयज को सैलरी दे पा रहे थे तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 120, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 24, अब आप 96 एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाओगे, अब आप 96 एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाओगे। ठीक है, तो अगर आपकी नंबर ऑफ, अगर आप सैलरी पर एम्प्लॉय आपकी 4 से 5 हो रही है, अगर आपकी सैलरी पर एम्प्लॉय 4 से 5 हो रही है और आप चाहते हो कि टोटल फंड आपका टोटल सैलरी कांस्टेंट रहे, वो ना बदले, तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को 5 से 4 करना पड़ेगा। आपके पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 120 थे, अगर वो पूछता कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने से घटेंगे तो आप कहते 20%, क्योंकि 5 से 4 हो गई वैल्यू मतलब 1 घट गई, 1 घट गई मतलब 1 घट गई, 5 पे तो 1/5 into 100 यानी कि 20% घट गई। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा अब आप कितने लोगों को सैलरी दे पाओगे उसी फंड से, सेम फंड से, सेम फंड नहीं बदलना चाहिए, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो 5 यूनिट पहले ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो इनिशियल लेवल पे थे वो 120 थे, तो 5 यूनिट की वैल्यू 120, 5 से काटा तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 24 यानी कि 96 आ जाएगी। अब आप 96 एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात। A truck carries a fixed total load in several trips. If the load carried per trip is reduced by 37.5%, the number of trips increases to 56. What was the initial number of trips? अब आइडियली पता कैसे होता है ऐसा सवाल, भाई नंबर ऑफ ट्रिप्स 38 से घट गई 3/8, पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या ये प्रोडक्ट कांस्टेंसी का केस है। अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंसी का केस समझ में आ गया है, पढ़ के लग रहा है कि है, तो सॉल्व कैसे होता है कि भाई ट्रिप्स 38 से रिड्यूस हो गई, मतलब 8 से 3 घट के 5 हो गई, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स 5 से 8 हो जाएंगे। ये कह रहा है कि अब 56 हो गई, तो 8 का 7 गुना 56 होता है, तो 5 का 7 गुना 35, पहले 35 लगती होंगी, फिर ऐसे सॉल्व होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, बट वही बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। ठीक है, अ ट्रक कैरीज अ फिक्स्ड टोटल लोड इन सेवरल ट्रिप्स। ठीक है, तो लोड कैरीड मतलब कितना भार आप उसमें कैरी कर सकते हो एक बार में, लोड कैरीड इन वन ट्रिप को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ट्रिप से, तो इससे आपको पता लग जाएगा टोटल लोड कितना कैरी हुआ है, टोटल लोड कितना कैरी हुआ है। तो वही बात आ जाती है कि ट्रक कैरीज अ फिक्स्ड टोटल लोड, ये जो टोटल लोड है उसका वो फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा, जितना पहले उतना बाद में।
अगर लोड कैरिड पर ट्रिप को 37.5% से रिड्यूस कर दिया जाए, लोड कैरिड पर ट्रिप को अगर 37.5% से डिक्रीज कर दिया जाए और आप चाहते हो टोटल लोड कैरिड सेम रहे, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी, इंक्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है वैल्यू 37.5% से रिड्यूस हुई है, 37.5% से रिड्यूस हुई है, मतलब 3/8 से रिड्यूस हुई है। मतलब अगर शुरू में लोड कैरिड पर ट्रिप 8 था, तो 8 का 37.5%, 8 का 37.5% 3 होता है, तो 8 पे 3 का डिक्रीज आ गया, यानी कि 5 हो गई वैल्यू। मतलब जो लोड कैरी हो रहा था वो 8 से 5 हो गया। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगी वो 5 से 8 करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट कांस्टेंट लेकर चल रहे हो। इट्स अ क्लियर केस ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंसी, इट्स अ क्लियर केस ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंसी। तो अगर आपकी लोड कैरिड पर ट्रिप जो है 8 से 5 हो रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रिप्स 5 से 8 होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने परसेंट से बढ़ जाएंगी, तो आप बोलते कि 3 बढ़ जाएंगी जी, और इनिशियली 5 हो रही थी, तो 3 बढ़ जाएंगी 5 पर, यानी कि 60% बढ़ जाएंगी। बट उसने ये नहीं पूछा, उसने आपसे ये पूछा है कि ट्रिप्स बढ़कर 56 हो चुकी हैं, ट्रिप्स बढ़कर 56 हो चुकी हैं, ट्रिप्स बढ़कर 56 हो चुकी हैं, 56 हो चुकी हैं, तो पहले कितनी लग रही थी? तो इस 8 यूनिट की वैल्यू 56 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 गुना 7 यानी कि 35। तो पहले 35 थी और अब 56 हो चुकी है। इनिशियल नंबर ऑफ ट्रिप्स पहले 35 थी और अब 56 हो चुकी है। क्या इतनी बात